हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था पर यूनिट सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एचवीडीसी। तो एचवीडीसी की जब हम बात करते हैं तो पहले मैं अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं यहाँ पे, तो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन। आपको 90% हैं जो आपको एचवीडीसी से थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रिलेटेड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम जो इन्वर्टर और कन्वर्टर की स्टडी, इन्वर्टर और रेक्टिफायर की जो स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा जो बेसिकली फोकस होगा वो होगा आपके इन थियोरेटिकल 90% क्वेश्चंस पे जो आपके एचवीडीसी से रिलेट करते हैं और वो अपने पावर सिस्टम के सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा जो इन्वर्टर और रेक्टिफायर में फायरिंग एंगल कितना होना चाहिए, इसके बारे में बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्टर यूनिट का फायरिंग एंगल कितना होगा जब वो रेक्टिफायर की तरफ वर्क करेगा और कितना होगा जब वो इन्वर्टर की तरफ वर्क करेगा। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उन सबको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ एचवीडीसी, फिर हम इसके एचवीडीसी क्या है, इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एसी में क्या बुराई थी, कि एसी से ट्रांसमिशन कर रहे थे तो क्या प्रॉब्लम थी कि हमें एचवीडीसी की तरफ जाना पड़ा। फिर डीसी एचवीडीसी उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, इसकी बात हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एचवीडीसी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और एचवीडीसी के टाइप क्या क्या हैं। मोनोपोलर है, बाईपोलर है, तो वो किस तरह के, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो उन सब की भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जिस तरह से होमोपोलर लिंक होता है वो आउटडेटेड है, पर उसका भी हम एक डायग्राम बना करके देख लेंगे क्या चीज़ है वो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे अगर एच टॉपिक से, तो वो ज़्यादातर पूछे गए हैं आपके फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह के जो है आपके एचवीडीसी में जो एलिमेंट लगाए जाते हैं, तो वो हम सब चर्चा करेंगे। रिएक्टिव पावर जो है आपकी वो कैसे कन्वर्टर तक पहुंचाई जाती है उसकी भी बात करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो सब पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एचवीडीसी का मतलब क्या है। बेसिकली एचवीडीसी का मतलब क्या है, हाई वोल्टेज। आप साथ की साथ भी नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं लिखता हूँ, तो आप भी को ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर पोज करना पड़े या फिर लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स बनाने पड़े। आप जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूँ साथ में आप उतने ही टाइम में आपका भी कंप्लीट वर्क कर सकते हो। तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो एच का मीनिंग फुल फॉर्म तो देख लिए, अब एक्चुअल क्या मीनिंग है देखिए। हम जानते हैं कि जो आपकी एसी है, जनरेशन किस में होता है, एसी में होता है, अल्टरनेटर मशीन में आते हैं। हमने भी देखे थे कि भाई एसी में है जो जनरेशन किया जाता है, 33 केवी में, 25 केवी में क्या है जनरेशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन भी हम एसी में ही करते हैं। जो आपके जितने भी इंडक्शन मशीन्स हैं वो सब किस में होती है, एसी की वर्किंग में होती है, तो यूटिलाइजेशन भी एसी में हो रहा है। अब जनरेशन यूटिलाइजेशन तो एसी में हो गया, ट्रांसमिशन के लिए हम किसको यूज़ कर लेते हैं, डीसी को यूज़ कर लेते हैं। तो वही आपका क्या है, एचवीडीसी है। ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं किसको, डीसी को। अब कैसे करेंगे, हमें पता है कि एसी आपके पास आ रही है, तो एसी को हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेप अप करते हैं, जो हमारी बेसिक वर्किंग है। स्टेप अप किया, स्टेप अप के बाद जो एसी है उसको किस में कन्वर्ट किया, डीसी में। फिर हमने उसको ट्रांसमिट किया, फिर जो आपकी डीसी है उसको अगेन हमने किस में कन्वर्ट किया, एसी में कन्वर्ट किया, और उसी को हमने क्या किया, स्टेप डाउन किया, और स्टेप डाउन करके हमने क्या किया, उसको यूटिलिटी में यूज़ कर लिया। तो ये एक बेसिक फ्लो है, हमें करना यही है। अब हमें क्या समझना है कि पावर कंट्रोल कैसे हुई, ठीक है, डीसी डीसी में कन्वर्ट तो कर दिया, यहाँ पे पावर कंट्रोल कैसे की जाती है और भी क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो बेसिक क्या करना है, जनरेशन एसी में हो रहा है, यूटिलाइजेशन एसी में हो रहा है, बस हमें एक बार उसे क्या करना है स्टार्टिंग में, यानी कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फेज की बात करें जहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हमने क्या किया, एसी टू डीसी कन्वर्जन किया। यहाँ पर क्या किया हमने, डीसी टू एसी कन्वर्जन किया। अब एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्जन को तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करते ही हैं, वो हमें यहाँ पर नहीं देखना है। अब हमें, हमने कवर किया हुआ है, अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर देखे होंगे तो आपको क्या मिलेगा कि कन्वर्टर जो हैं वो आपके दो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं, एक होता है आपका इन्वर्टर और एक होता है आपका यहाँ पे रेक्टिफायर। तो जो रेक्टिफायर होता है वो किसको बोलते हैं, जो आपका एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या होता है, जो आपका डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। तो इन्वर्टर तो आपने कहाँ यूज़ कर लिया, यूटिलाइजेशन साइड में। रेक्टिफायर आपने कहाँ यूज़ कर लिया, जनरेशन साइड में। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, कि यहाँ पर जो हमने फर्स्ट यूनिट जो यहाँ पे लगाई है, यानी कि जो कन्वर्टर है यहाँ पर, एक कन्वर्टर आपका स्टार्टिंग में है और एक कन्वर्टर आपका एंडिंग में है।
तो ये कन्वर्टर आपका दोनों काम कर सकता है, इन्वर्टर का काम भी कर सकता है, रेक्टिफायर का काम भी कर सकता है। इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे पावर का बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है। फिर सुन लीजिए, इससे पावर का बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है। ये सब चीज़ें मैं नोट कराऊंगा। अभी एक इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन स्लाइड के तौर पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कन्वर्टर्स होंगे दो, दो कन्वर्टर्स होंगे। एक कन्वर्टर कन्वर्ट करेगा एसी टू डीसी और एक कन्वर्टर कन्वर्ट करेगा डीसी टू एसी। अब क्या सिंगल कन्वर्टर दोनों काम कर सकता है? हाँ, दोनों काम कर सकता है। रेक्टिफायर काम भी कर सकता है, इन्वर्टर का काम भी कर सकता है। क्या फ़ायदा होगा इससे? पावर का फ्लो इधर भी हो सकता है और पावर का फ्लो इधर भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल फ्लो यहाँ पर हो सकता है। अब HVDC ट्रांसमिशन की एक लिमिटेशंस होती है कि आपको सपोज कितने किलोमीटर के लिए आपको HVDC को यूज़ करना है, कितने के लिए नहीं करना है। जैसे कि हम ओवरहेड लाइन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं आपको बाद में नोट कराऊंगा, अभी आप इस लाइन को मत लिखिएगा, आप अभी स्लाइड को ही नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि ओवरहेड लाइन में अगर आप 500 से 900 किलोमीटर तक ट्रांसमिशन कर रहे हो, तब आपको HVDC की रिक्वायरमेंट होगी। तब आपका HVDC नहीं, आप कर तो कम में भी सकते हो, बट HVDC का जो इकोनॉमिकल एडवांटेजेस है तभी होगा जब आप उसको 500 से 900 किलोमीटर के लिए करोगे। अगर आपकी केबल जो है, केबल आपकी अंडरग्राउंड है, तो आप उसको 50 से 100 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ये डाटा आपको नोट करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये बताने का पीछे का मकसद ये है कि 500 किलोमीटर के बाद आप HVDC सिस्टम यूज़ करते हो ओवरहेड लाइन में। ओवरहेड मतलब जो अपने ऊपर से लाइन जा रही है। अब बात यह है कि 500 से कम में हम कौन सा यूज़ करते हैं? AC। तो AC को ज़्यादा लेंथ में यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं? तभी तो हमने DC की स्टडी की, तभी तो हमारे टॉपिक ऐड हुआ है, और तभी तो इस तरह की जो है टेक्निकल एडवांसमेंट आई है कि हमें HVDC यूज़ करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होंगी। तो अब उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आप नोट कीजिएगा AC ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स। AC ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स। देखिए जी, क्या है एसी ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स? होता क्या है कि बेसिकली आपको तीन प्रॉब्लम्स याद रखनी है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटरकनेक्शन, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरकनेक्शन की। कि इंटरकनेक्शन में हम जानते हैं कि आप एक सिस्टम को, S1 सिस्टम को टाई लाइंस के थ्रू S2 सिस्टम से ऐड करते हो। अगर सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस हो गया, तो आपका डिस्टरबेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? S2 सिस्टम में। तो आपका S2 सिस्टम भी क्या हो जाएगा? उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक जगह अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस आता है, तो वो दूसरी जगह दूसरे सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तो इंटरकनेक्शन जब आप AC से करते हो, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? इंटरकनेक्शन की। ये तो ठीक है, ये तो है कि अगर आपके दोनों सिस्टम सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो आपको इंटरकनेक्शन करना है। तो एक फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस आया एक सिस्टम की में, तो सेकंड सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये तो ठीक है कि इसमें तो हम फिर भी काम चला सकते हैं कि कोई नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा तो ठीक काम करेगा। बट अगर सपोज मान लीजिए आपका एक सिस्टम 25 हर्ट्स पे काम कर रहा है और दूसरा सिस्टम आपका 60 हर्ट्स पे काम कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम्स को कैसे ऐड किया जाए? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम AC लिंक से ऐड नहीं कर सकते। ऐसे के लिए हमें कौन से लिंक की रिक्वायरमेंट होगी? DC लिंक की। ऐसा कहाँ होता है? USA में हम जान सकते हैं, मैं आपको नोट करा दूंगा। USA के अंदर 25 टू 60 हर्ट्स को ऐड करना होता है। ऐसे ही जापान के अंदर भी आपके दोनों तरह की फ्रिक्वेंसी है, 50 एंड 60 हर्ट्स। तो इनको हम AC लिंक के थ्रू नहीं जोड़ सकते, इनको हमें DC लिंक के थ्रू जोड़ना होगा। तो इंटरकनेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से एक फिगर बना के इसको याद रख सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम AC ट्रांसमिशन की क्या हो गई? इंटरकनेक्शन। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है AC ट्रांसमिशन की? वो है आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है? आपको पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होता है AC के अंदर, हम आगे जाकर के अपना एक सेगमेंट आएगा जिसमें हम स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम बेसिक सा कर्व बनाएंगे कि 90 डिग्री तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की जो लिमिट है कि 90 डिग्री तक आपका क्या हो सकता है, जो आपका पावर एंगल है वो जा सकता है। ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली तो 30 टू 60 डिग्री होता है, वो अब सब चर्चा की जाएगी। बट अभी के लिए आप समझिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की एक लिमिटेशन हो गई। और ये लिमिटेशन क्यों आई? स्टेबिलिटी की वजह से। क्योंकि स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है ट्रांसमिशन लाइन की, रिएक्टेंस भी उसके साथ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंस बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको कैसा सिस्टम चाहिए जो तुरंत प्रभाव से क्या करे? पावर को कंट्रोल कर सके। लाइन को समझना। AC सिस्टम में हम प्रभाव के साथ, यानी कि बहुत इफेक्टिवनेस से पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है?
ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इशू बन रही है। और वो अगर आपकी एक लिमिटेड लेंथ है तब तो इतना बड़ा इशू नहीं है, पर अगर आपकी रिएक्टेंस बढ़ता जाता है, लेंथ हम ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ाते जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था, हमने बात की थी अवर हेडलाइन की कि भाई 500 किलोमीटर से 900 किलोमीटर में ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हमें डीसी की ओर जाना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी का इशू क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमम पावर जो आपकी ट्रांसफ़र है लिमिटेड है, किसकी वजह से? स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि लाइन का रिएक्टेंस भी इसके साथ बढ़ता जाता है। तो आप इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम power transfer is limited by the consideration of steady state and transient stability. It becomes more difficult to maintain stability as the length increases, इसको हम वापस से सही से लिखते हैं, क्या था ये? as the length increases, the reactance of the line also increases. इसको डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, इंक्रीजेज लगाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एज द लेंथ एंड देयरफॉर the reactance of the line increases. तो ये आपको समझ में आ गया जो प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम डीसी से क्यों सॉल्व हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे हम पावर फ्लो का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को, फायरिंग एंगल होता है जो कन्वर्टर का, उसके थ्रू आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकल भी आपको बताऊंगा, तो अभी के लिए आप थियोटिकली समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा। बाकी ज़्यादा आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आप कन्वर्टर का कंट्रोल देखोगे ही, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम हो गई स्टेबिलिटी। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है? चार्जिंग करेंट। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट का इश्यू क्या कहता है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो पावर का लॉस बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नो लोड पर भी आपका क्या बन जाता है? कैपेसिटेंस होता है लाइन का, उसकी जगह, उसकी वजह से क्या होता है? चार्जिंग करंट फ्लो करता है। तो लोड ना होने के बावजूद भी आपका जो है पावर का लॉस हो रहा है, और वो किस में होता है? ओनली एसी में होता है। ठीक है, डीसी में आपका जो चार्जिंग करंट होगा वो ओनली फॉर स्टार्टिंग पीरियड के लिए होगा, बाकी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नो चार्जिंग करंट। ठीक है, ये भी गेट में पूछा गया था, ऑप्शन था नो चार्जिंग करंट और नो स्किन इफेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं डीसी में स्किन इफेक्ट भी नहीं होता है और एसी में स्किन इफेक्ट होता है। उसकी वजह से लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? लाइन का रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो पावर लॉस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एसी की एक प्रॉब्लम ये भी है, पावर लॉस। बट हमें इंपॉर्टेंट तीन याद रखनी है, इंटरकनेक्शन, स्टेबिलिटी और चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट में आप लिख लीजिएगा कि एट वेरी हाई वोल्टेज, एट वेरी high voltage and long distance continuous loss of power at no load। अब ये प्रॉब्लम डीसी से हमें दूर करनी है, तो डीसी से दूर कैसे होती है वो हम नोट कर लेते हैं। तो डीसी के अंदर क्या होगा? एचवीडीसी में, नेक्स्ट स्लाइड का आपको क्या नोट करना है कि एचवीडीसी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। पहली क्या है? पहली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हम यहाँ पे डीसी इंटरकनेक्शन करेंगे, यानी कि दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के अगर हमको सिस्टम को कनेक्ट करना है तो हम वहाँ पे डीसी बैक टू बैक लिंक को यूज़ करेंगे। वर्ड पे जाना, क्या बोला है मैंने? बैक टू बैक लिंक। ये क्या होता है नोट हो जाएगा, बट ये इंटरकनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। इंडिया में भी एक बैक टू बैक लिंक अवेलेबल है, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। तो डीसी इंटरकनेक्शन क्या होता है? यहाँ पे आप क्या करते हो? पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो, फिर उस डीसी को अगेन क्या करोगे? एसी में कन्वर्ट करोगे।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये सारा काम कहाँ पे कर दिया, डीसी टू एसी। पहले आपने एसी टू डीसी कन्वर्ट किया, देन अगेन आपने डीसी से एसी में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो एक सिस्टम ये था, एक सिस्टम ये था, दो कन्वर्टर की यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई और आपने दो सिस्टम को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आई? ये एक सिस्टम था जो 25 हर्ट्ज का था, एक सिस्टम था जो 60 हर्ट्ज का था। एसी से कनेक्ट नहीं कर सकते थे तो हमने पहले इसको डीसी में कन्वर्ट किया, किसको, एसी को, फिर अगेन हमने इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सिस्टम था जिसमें आपके क्या क्या लगे, दो कन्वर्टर्स की रिक्वायरमेंट हुई, एक कन्वर्टर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, एक ने डीसी को एसी में अगेन। तो ये एक ही ब्लॉक के अंदर हो गया, इसको बोलते हैं बैक टू बैक कनेक्शन, बैक टू बैक कनेक्शन। तो डीसी इंटरकनेक्शन से सिस्टम इंटरकनेक्शन की प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। क्योंकि डीसी इंटरकनेक्शन कैसे होते हैं, नॉन सिंक्रोनस होते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, डीसी इंटरकनेक्शन कैसे हैं, नॉन सिंक्रोनस है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंसी नहीं है। एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको अब तक बता रहा था, जापान के अंदर जो आपका 50 एंड 60 हर्ट्स कनेक्टेड हैं, और आपके इसी तरह से यूएसए के अंदर आपके जो हैं 25 एंड 60 हर्ट्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीसी इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी भी आपकी किसकी वजह से सॉल्व हो जाती है, डीसी कनेक्शन की वजह से। क्योंकि स्टेबिलिटी को सॉल्व करना है तो क्या करना होगा आपको, आपको एक मोर रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम चाहिए जो उसको फास्टली कंट्रोल कर सके। तो कन्वर्टर में फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम ये सब काम कर सकते हैं। तो अब आपको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको बहुत पावरफुली और रोबस्ट तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। तो इसको कंट्रोल, क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि आपने सपोज एसी टू, इसको अभी नोट मत कीजिएगा क्योंकि इसको मैं अलग से एक टॉपिक में नोट कराऊंगा, अभी समझने के लिए समझिएगा कि आपने पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, देन ट्रांसमिट किया, फिर अगेन डीसी टू एसी कन्वर्ट किया। यही होता है कन्वर्टर वन, कन्वर्टर टू। वन वर्क एज ए रेक्टिफायर, अदर वर्क एज ए इन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सपोज ट्रांसमिट करने के बाद ये वी एस वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे आपकी रिसीविंग वोल्टेज आ रही है, वी एस माइनस वी आर। ये क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होता है जो आपका ए सी ओ या डी सी ओ सब में होता है। ठीक है, तो वी एस वी आर आपकी ये लाइन हो गई। तो यहाँ पे कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, कैसे निकालेंगे, वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई इस लाइन का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई वी एस, यही होता है डीसी के अंदर फॉर्मूला पावर का, V इंटू आई। तो मैंने पहले करंट निकाला, उसको V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गई, टोटल पावर हो गई। अब हमें इसे कंट्रोल करना है तो हमें दो चीज़ों को कंट्रोल करना होगा ओनली, क्या क्या, एक तो आपको कंट्रोल करना होगा VS को और एक करना होगा VR को। इनके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना होगा ओनली, उससे आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो। इनके मैग्नीट्यूड को कैसे कंट्रोल करते हैं, वीएस को कंट्रोल करने के लिए आप रेक्टिफायर के फायरिंग एंगल को कन्वर्ट कीजिए, वीआर को कंट्रोल करने के लिए आप जो आपका इन्वर्टर है उसका जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है उसको कंट्रोल कीजिए। इन दोनों को कंट्रोल करके हम इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं और पावर भी कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, नोट बाद में करा दूंगा, इस टॉपिक के अंदर इसको मत लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो डीसी में काम हो जाता है। एसी में अगर आपको कंट्रोल करना है पावर को, तो आपको पता है कि दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड उसका फेज एंगल। फेज एंगल कंट्रोल करते हैं एक्टिव पावर के लिए, वोल्टेज कंट्रोल करते हैं रिएक्टिव पावर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको एक्चुअल में फेज एंगल को कंट्रोल करना होता है, तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की एक लिमिट बन जाती है। ठीक है, ऐसा डीसी में नहीं होगा। तो डीसी में फ़ायदा नज़र आ गया है आपको क्या है। तो स्टेबिलिटी के अंदर आप क्या लाइन लिखोगे, यहाँ पे आपको नोट करना है, रिलायबल कंट्रोल ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो बाई कंट्रोलिंग फायरिंग एंगल ऑफ कन्वर्टर्स। ठीक है, रैपिड कंट्रोल ऑफ पावर फ्लो इंक्रीजेज the limit of transient stability, ठीक है, तो ये हो गया है आपका
स्टेबिलिटी को किस तरह से हम डीसी एचवीडीसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम क्या थी, चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट को एचवीडीसी से कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आपको बताया कि डीसी सिस्टम में चार्जिंग करंट कब फ्लो करेगा, जब स्टार्टिंग के टाइम, ओनली ट्रांजिएंट टाइम बहुत कम होता है स्टार्टिंग के टाइम, बाकी उसके बाद में क्या होगा, नो कैपेसिटेंस नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओनली स्टार्टिंग के टाइम पे हम जानते हैं, डीसी ट्रांजिएंट की स्टडी हम कर चुके हैं नेटवर्क के अंदर, आपने फैकल्टीज़ के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डीसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल लाइन में हम क्या नोट करेंगे, इन डीसी सिस्टम, इन डीसी सिस्टम द चार्जिंग करंट, DC system the charging current has to be supplied only at the time of switching, at the time of स्विचिंग। तो ये हो गया आपका चार्जिंग करंट का इशू। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए प्रॉब्लम्स, जिनको हमने किसके थ्रू सॉल्व कर लिया, एचवीडीसी के थ्रू। 3 प्रॉब्लम टिप्स पे होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन, चार्जिंग करंट एंड जो आपने स्टेबिलिटी को देखा है, ठीक है। अब आता है कि ये तो थी एचवीएसी की प्रॉब्लम्स और जिनको हमने एचवीडीसी से सॉल्व कर लिया। क्या कोई एचवीडीसी की भी लिमिटेशंस हैं, डीसी से भी ट्रांसमिशन की कोई लिमिटेशंस हैं, तो अब उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आपका टॉपिक लिखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन। लिमिटेशंस ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो आपकी आती है वो क्या है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो हैं आपके एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि 2 टर्मिनल का अगर आपका एचवीडीसी नेटवर्क है तो आपको सर्किट ब्रेकर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं, क्योंकि वो काम आपके कन्वर्टर्स खुद कर लेते हैं। बट अगर आपका जो एमटीडीसी सिस्टम आएगा जिसमें मल्टी टर्मिनल होंगे, वहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको सिस्टम को और अच्छा बनाना है तो, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर, बट इस डीसी में क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एसी में क्या आता है, नेचुरल जीरो आता है। हम सर्किट ब्रेकर की स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे। नेचुरल जीरो की वजह से एचवीएसी में हम उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, सर्किट ब्रेक कर सकते हैं, बट डीसी में ये नेचुरल जीरो नहीं आता है। तो डीसी में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो हम सिंपली क्या लिख लेंगे, डिफिकल्ट इन DC circuit, so the cost of DC circuit breaker, DC ब्रेकर बोल देते हैं हम डायरेक्टली, इज हाई। तो कॉस्ट है जो आपकी क्या होगी इसमें, हाई होती है इनकी, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल हैं वो कम रेटिंग्स के हैं, और उनको अगर ज़्यादा रेटिंग्स के लिए बनाया जाता है तो उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बट हम इसको AC टू स्टेप अप करके देन हम DC में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह से इसको यूज़ कर लेते हैं। पर ट्रांसफॉर्मर भी जो है DC के लिए वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है कि आपका इंडक्शन होना चाहिए। और इंडक्शन कब होता है, जब मैक्सिमम जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। डीसी में चेंजेस नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है यूज डीसी वहाँ पे काम भी नहीं करेगा, डीसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर वर्क भी नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट वर्क, सिंपल लैंग्वेज में डज नॉट वर्क फॉर डीसी। थर्ड जो आपका आता है वो क्या हो जाएगा, एक कन्वर्टर स्टेशंस की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं सिंपल एक आपको सिंपली अगर बताऊं तो जो है, अगर आप कॉस्ट का कर्व देखें तो इनिशियल जो कॉस्ट आती है एसी की अगर इतनी आती है तो डीसी की इनिशियल कॉस्ट इतनी आती है। तो अगर दोनों के कर्व अगर हम बनाएंगे तो इस तरह के कर्व कुछ आएंगे, वो मैं आपको आगे नोट करा दूंगा। पर अगर आप इनिशियल कॉस्ट देखोगे तो डीसी की जो कॉस्ट, एसी की कॉस्ट कम है, इनिशियल कॉस्ट डीसी की ज़्यादा होती है। बट एक पॉइंट के बाद डीसी की कॉस्ट कम होती है और एसी की कॉस्ट ज़्यादा आती है, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस ही जैसे हम बोल देते हैं कि अंडरग्राउंड केबल के लिए आपकी 50 से 100 किलोमीटर है, और आपकी ओवरहेड लाइन के लिए 500 से 900 किलोमीटर है, यानी कि 500 किलोमीटर के बाद आपकी एसी कॉस्ट ज़्यादा होती है, डीसी कम होती है, इसलिए हम डीसी को यूज़ करते हैं। पर इनिशियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो किसकी ज़्यादा है, डीसी की ज़्यादा है। तो हम कम डिस्टेंस के लिए डीसी को ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर तो फिर एसी है ट्रांसमिशन के लिए, अगर कम डिस्टेंस पे करना है तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर स्टेशन भी यहाँ पे बहुत एक लिमिटेशंस है, उस पर भी वर्क करना रिक्वायर है।
कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर स्टेशन। और जो इसकी फाइनल जो लिमिटेशंस है, फाइनल लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पे आपने कन्वर्टर सिस्टम तो पढ़े ही होंगे। कन्वर्टर्स के अंदर क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं। हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन फैक्टर भी हम वहाँ पे निकालते हैं। तो हार्मोनिक्स का जनरेशन होता है कन्वर्टर्स में, और वो हार्मोनिक्स दोनों साइड में जाते हैं, एसी साइड और डीसी साइड। इसलिए हमें यहाँ पे फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक यहाँ पे क्या लिमिटेशंस है, जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स, जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स। इसलिए डीसी फिल्टर भी लगाने होते हैं, डीसी लाइन में सीरीज़ में लगते हैं, और एसी फिल्टर्स भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। डीसी लाइन में हम सीरीज़ में एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, वो इसको हैंडल कर देता है, और एसी फिल्टर में आरएलसी सर्किट होता है। उसके अलावा जो आपके लाइन के जो लाइन में पावर्स होती है, लाइन एसी लाइन भी आपका इस तरह काम करती है कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करती है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो आगे ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम नोट कर ली जाएंगी। अब आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंडिया में एचवीडीसी सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। कुछ हमें पता होनी चाहिए, अगर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से एचवीडीसी सिस्टम अवेलेबल है इंडिया में, तो हम बता सकें। तो एचवीडीसी सिस्टम इन इंडिया, देखिए जो एचवीडीसी सिस्टम इंडिया में फर्स्ट जो आया था वो आया था बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक था। वो क्या था, बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक। एचवीडीसी बैक टू बैक लिंक। अब ये क्या होता है आपका, ये 1989 में बनाया गया था इंडिया में। मैंने आपको बताया था कि बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक का मतलब क्या है कि एक सिंगल, इसको नोट बाद में भी कर लेंगे, बट समझा मैं चुका हूँ कि एक सिंगल यूनिट के अंदर हम दोनों कन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट कन्वर्टर करता है एसी टू डीसी, और दूसरा कन्वर्टर डीसी टू एसी करता है। इसका काम क्या होता है, दो डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये जो इंडिया में अवेलेबल है वो कौन सा है, 400 केवी 500 मेगावाट सिंगरौली विंध्याचल, सिंगरौली विंध्याचल बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक। ठीक है, तो ये कौन सा है, 400 केवी 500 मेगावाट सिंगरौली विंध्याचल एचवीडीसी लिंक है। इसका काम क्या है, बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक प्रोवाइड करा रहा है। किसको, सिंगरौली पावर प्लांट और विंध्याचल पावर प्लांट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो डिफरेंट पावर प्लांट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हमने बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक को यूज़ किया है। सिस्टम क्या होगा, एक सिंगल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, उसी के अंदर आपका दोनों कन्वर्टर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत दूर हैं, कोई ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है यहाँ पे। सिंपली एक ही बिल्डिंग के अंदर दो कन्वर्टर हैं, एक कन्वर्टर एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है, एक कन्वर्टर डीसी टू एसी अगेन कन्वर्ट कर रहा है। पर्पस क्या है, इंटरकनेक्शन। तो वो क्या है, बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक है। और बाई लक ये जो आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपका कहाँ पर हो रहा है, सिंगरौली पावर प्लांट के अंदर ही किया जा रहा है। मैं अभी वहीं पर हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट आता है वो है आपका, एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि विद्युत नगर रिहंद विद्युत नगर बाईपोल एचवीडीसी लिंक। अभी बाईपोलर मोनोपोलर क्या होते हैं आपको समझ में आ जाएंगे। आपको याद रखना है एचवीडीसी सिस्टम इन इंडिया में, एक तो बैक टू बैक लिंक मैंने आपको बता दिया 1989 में जो सेंसस हुआ था, और एक जो था आपका रिहंद विद्युत नगर बाईपोलर एचवीडीसी लिंक, जो आपका फर्स्ट आया था वो आया था 1990 में। और ये लिंक कितना था, 1500 मेगावाट का, प्लस माइनस 500 केवी की लाइन। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बाईपोलर लाइन है ये। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 915 किलोमीटर की लाइन थी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं फॉर इंटरव्यू पर्पज, आप देख सकते हो, बैक टू बैक एचवीडीसी लिंक और रिहंद विद्युत नगर बाईपोल एचवीडीसी लिंक। ठीक है, तो रिहंद भी जो है आपका पावर प्लांट है वो सिंगरौली से कुछ दूरी पर ही है। तो ये हो गया आपका, दोनों सिस्टम्स हमने इंडिया के अंदर बात कर ली है इनकी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एचवीडीसी लिंक हैं, उनके टाइप क्या हैं, मोनोपोलर क्या है, बाईपोलर क्या है, होमोपोलर क्या है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।